5 फौजी दोस्त दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग कार्टेल के अरबों रुपये लूटने का प्लान बनाते हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चलता है। वे कार्टेल के किले जैसे घर में आसानी से घुस जाते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ हर दीवार नोटों की गड्डियों से भरी होती है। ज्यादा पैसा ले जाने के लालच में वे एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो पूरे मिशन को मौत के खेल में बदल देती है। अब उनके पीछे खूंखार कार्टेल, सामने दुर्गम पहाड़ और कंधों पर अरबों रुपए का बोझ है। ठंड लगती है तो नोटों की घड़ियां जला देते हैं। आखिर क्या ये पांचों इस दौलत के साथ जिंदा लौट पाएंगे? सैंटियागो पिछले कई सालों से खूंखार ड्रग कार्टेल मार्टिन लोरेया के ठिकाने का पता लगाने में जुटा हुआ था। एक दिन उसकी टीम को ड्रग माफियाओं के एक बड़े ठिकाने की जानकारी मिलती है। डेल्टा फोर्स ऑपरेटिव सैंटियागो अपनी पूरी टीम के साथ कोलंबिया की स्थानीय पुलिस को लेकर उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेता है। माइक के जरिए अंदर मौजूद ड्रग माफियाओं को सरेंडर करने की आखिरी चेतावनी दी जाती है, लेकिन जवाब में इमारत के अंदर से तेज आवाज में म्यूजिक बजने लगता है। अगले ही पल एक रॉकेट लॉन्चर पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाकर उड़ा देता है। देखते ही देखते दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं। सैंटियागो तुरंत हवाई मदद मांगता है और कुछ ही देर में एक अपाचे हेलीकॉप्टर मौके की ओर उड़ान भर देता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही एक और पुलिसकर्मी मारा जाता है और कई जवान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। सैंटियागो अपनी जान जोखिम में डालकर घायलों को खींचकर गाड़ियों की आड़ में सुरक्षित पहुंचाता है। इसके बाद वह फ्लैंक मारते हुए सामने वाली बिल्डिंग में घुस जाता है। वहां से बेहतर एंगल मिलते ही वह एक विस्फोटक सीधे स्मगलरों की बिल्डिंग पर दाग देता है। जोरदार धमाके में कई तस्कर मारे जाते हैं, जबकि बाकी को जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाता है। मार्टिन लोरेया के लिए काम करने वाले कुछ कर्मचारी भी पकड़े जाते हैं। गिरफ्तार स्मगलरों से उनके सरगना मार्टिन लोरेया के बारे में सख्ती से पूछताछ की जाती है, लेकिन जब तस्कर मुंह नहीं खोलते तो उन्हें वहीं गोली मार दी जाती है। लोरेया के कर्मचारियों में योवाना और उसका छोटा भाई भी शामिल होते हैं, जिन्हें एक एक करके पुलिस वैन में बैठाया जा रहा होता है। तभी मौका देखकर योवाना वहां से भाग निकलती है। सैंटियागो बाकी पुलिस वालों को वहीं रुकने का आदेश देकर खुद उसके पीछे दौड़ पड़ता है। हालांकि कोलंबियाई पुलिस भी बाइक लेकर उसका पीछा करने लगती है, लेकिन सैंटियागो उन्हें जानबूझकर गलत दिशा में भेज देता है, क्योंकि वह योवाना से अकेले में बात करना चाहता है। योवाना उसे पहाड़ियों की तरफ दौड़ाकर खूब थका देती है। वह इस इलाके की लोकल है, इसलिए रास्तों का उसे पूरा फायदा मिलता है। आखिरकार वह सैंटियागो को चकमा देकर हवा की तरह गायब हो जाती है। कुछ देर बाद सैंटियागो अपना हुलिया बदलकर योवाना के घर पहुंचता है। तभी पता चलता है कि योवाना कई सालों से उसकी मुखबिर थी और उससे प्यार भी करती थी। सैंटियागो उससे पूछता है कि जब उसे पता था कि रेड पड़ने वाली है तो वह वहां क्यों गई थी। योवाना बताती है कि वह अपने छोटे भाई को सतर्क करने गई थी, लेकिन रेड 12 बजे की बजाय 10 बजे ही पड़ गई, इसलिए वह खुद भी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। सैंटियागो समझाता है कि आखिरी वक्त पर कोलंबियाई पुलिस ने प्लान बदल दिया था, जिसमें उसका कोई बस नहीं था। योवाना अपने भाई की जान को लेकर बेहद डरी हुई थी, इसलिए वह सैंटियागो के सामने एक सौदा रखती है। वह कहती है कि उसे मार्टिन लोरेया के ठिकाने के साथ साथ उसके अरबों डॉलर के कैश का भी पता है, लेकिन वह सब तभी बताएगी जब सैंटियागो उसके भाई को सुरक्षित बाहर निकाल देगा। सैंटियागो उसे भरोसा दिलाता है कि वह किसी भी कीमत पर उसके भाई को बचा लेगा। अब तक सैंटियागो को सिर्फ इतना पता था कि योवाना और उसका भाई कार्टेल के पैसों की गिनती और पैकेजिंग का काम करते थे, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि 3 महीने पहले योवाना का प्रमोशन हो चुका था। अब वही जंगल के बीच बने मार्टिन लोरेया के गुप्त ठिकाने तक करोड़ों डॉलर से भरे बैग पहुंचाती थी, यानी कार्टेल का लगभग पूरा कैश उसी घर में रखा था। यह बात सुनते ही सैंटियागो के मन में लालच पैदा हो जाता है। उसे पता था कि अगर सरकारी रेड पड़ी तो इतना बड़ा खजाना सरकार के कब्जे में चला जाएगा, इसलिए वह फैसला करता है कि इस बार मिशन सरकार के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए होगा। यहीं से वह अपनी पुरानी स्पेशल फोर्स टीम को दोबारा इकट्ठा करने निकल पड़ता है। सबसे पहले वह अपने खास दोस्त विलियम से मिलता है और उसे पूरा प्लान बताता है। विलियम मिशन के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है। उसके मुताबिक अगर इस ऑपरेशन को कोई लीड कर सकता है तो वह सिर्फ टॉम है। टॉम ऐसा मास्टरमाइंड था जिसकी बनाई हुई प्लानिंग कभी फेल नहीं होती थी। हालांकि टॉम अब रिटायर हो चुका था और उसे दोबारा इस काम में शामिल करना बिल्कुल आसान नहीं था। इन दिनों वह रियल एस्टेट एजेंट बनकर लोगों को घर और प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करवाता था। सैंटियागो उससे मिलता है और बिना समय गंवाए सीधे मुद्दे पर आ जाता है। वह कहता है कि टॉम को सिर्फ मिशन की प्लानिंग करनी है, बदले में उसे 1 हफ्ते के 17,000 डॉलर मिलेंगे। टॉम पूछता है कि आखिर मिशन है क्या? तब सैंटियागो बताता है कि उन्हें मार्टिन लोरेया के घर पर डाका डालना है। कोई बेवजह खून खराबा नहीं होगा। टॉम का काम सिर्फ इलाके की छानबीन करना, पूरी रणनीति बनाना होगा। टॉम की आर्थिक हालत भी बेहद खराब थी। पैसों की तंगी की वजह से उसका तलाक हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी बेटी की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। सैंटियागो की जिद पर टॉम कहता है कि वह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाते समय रास्ते में पूरा प्लान सुन लेगा। अगर
अगर उसे सब कुछ सही लगा तो वह साथ देगा, क्योंकि उसे भी पैसों की सख्त जरूरत थी। इसी दौरान टॉम की बेटी टेस गाड़ी में आकर बैठती है। उसे देखकर सैंटियागो हैरान रह जाता है, क्योंकि पिछली बार जब उसने टेस को देखा था तब वह बहुत छोटी थी। टॉम जानता था कि पूरे रास्ते टेस कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनती रहती है, इसलिए दोनों बेझिझक मिशन की बात कर सकते। सैंटियागो बताता है कि मार्टिन लोरिया की अकाउंटेंट ही उसकी मुखबिर है। खबर पूरी तरह पक्की है कि जंगल के बीच बने एक घर में कार्टेल का पैसा छिपा कर रखा गया है। सैंटियागो आगे बताता है कि उसने वहाँ की एक एजेंसी को भी हायर किया है। जो भी पैसा जब्त होगा उसका 25% हिस्सा उन्हें मिलेगा। टॉम कहता है, मान लिया पैसा लूट भी लिया, लेकिन उसे हाइड कैसे करेंगे? सैंटियागो बताता है कि उसने इसका भी इंतजाम कर रखा है। उसने एक वकील को साथ मिला लिया है जिसका एक वैध बिजनेस है। उसी के जरिए वह पूरी रकम को धीरे धीरे कानूनी कमाई दिखाकर हर महीने उनकी सैलरी और बोनस के रूप में देता रहेगा। अब टॉम को भी लगने लगता है कि इस मिशन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वह गाड़ी रोककर ड्रिंक लेने चला जाता है। इसी बीच टेस सैंटियागो से पूछती है, क्या आप मेरे डैड को फिर से नौकरी पर ले जाने आए हैं? सैंटियागो हाँ में जवाब देता है। उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि टेस अपने पिता से काफी नाराज रहती है। वह उसे समझाता है कि उसके डैड एक अच्छे इंसान हैं और उनसे इतनी बेरुखी रखना ठीक नहीं है। टेस को भी सैंटियागो की बात समझ आ जाती है। स्कूल जाने से पहले वह अपने पिता से कहती है कि उनके जाने के बाद वह उन्हें बहुत मिस करेगी। बेटी के मुंह से ये शब्द सुनकर टॉम भी इस मिशन के लिए लगभग तैयार हो जाता है। टॉम के हामी भरते ही सैंटियागो और विलियम अपने तीसरे साथी बेन से मिलने निकल पड़ते हैं। सेना छोड़ने के बाद बेन अब एक रेसलिंग कंपनी में फाइटर बन चुका था। वहीं उन्होंने अपने चौथे दोस्त फ्रैंक को भी बुला लिया, जो कभी उनकी टीम का बेहतरीन हेलीकॉप्टर पायलट हुआ करता था। काफी देर तक प्लान पर चर्चा करने के बाद आखिरकार सभी दोस्त इस बात पर राजी हो जाते हैं। वे मार्टिन लोरिया को खत्म करेंगे और उसके अरबों डॉलर के कैश पर हाथ साफ करेंगे। फर्जी पासपोर्ट के जरिए पूरी टीम चुपचाप कोलंबिया में दाखिल हो जाती है। उस इलाके में उस समय आधुनिक फेस रिकॉग्निशन कैमरे नहीं लगे थे, इसलिए उन्हें भरोसा था कि मिशन पूरा करके वे बिना पहचान में आए निकल जाएंगे। इसके बाद सभी लोग हथियारों के साथ चुपके से लोरिया की प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं ताकि उसके घर और सिक्योरिटी का जायजा लिया जा सके। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि उस घर में सिर्फ लोरिया ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली भी रहती है। बच्चों की मौजूदगी में वे किसी भी हाल में हमला नहीं कर सकते थे। तब सैंटियागो बताता है कि लोरिया बहुत धार्मिक इंसान है। हर रविवार वह अपनी पत्नी और बच्चों को 3 गार्ड्स के साथ चर्च भेजता है। उस समय घर में सिर्फ लोरिया और उसके 3 बॉडीगार्ड ही बचते हैं। उसे पूरा यकीन था कि जंगल के बीच बने उसके इस किले तक पहुंचने की हिम्मत किसी में नहीं है, इसलिए वो निफिक्र रहता था। उसी वक्त सैंटियागो की मुखबिर योवाना पैसों से भरी गाड़ी लेकर वहां पहुंचती है। मेन गेट पर मौजूद गार्ड उसकी अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद उसे अंदर जाने देता है। इधर विलियम की नजर कुछ बंधकों पर पड़ती है जिनके सिर पर कपड़ा डालकर एक एक करके गोली मारी जा रही थी। दूसरी तरफ सैंटियागो ने योवाना को घर के अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग करने का जिम्मा दिया था। वह किसी को शक हुए बिना छिपकर हर कमरे की रिकॉर्डिंग करती हुई आगे बढ़ रही थी। इसी बीच बेन का पैर एक प्रेशर सेंसर पर पड़ते पड़ते बच जाता है। अगर सेंसर एक्टिव हो जाता तो अलार्म बजते ही उनकी पूरी योजना वहीं खत्म हो जाती। अब टीम को हर कदम बेहद संभल कर रखना था। तभी अचानक वहां मोटरसाइकिल सवारों का एक गिरोह पहुंच जाता है। उन्हें देखकर विलियम घबरा जाता है और तुरंत सबको रेडियो करता है कि यहाँ से फौरन निकलना होगा। रात को क्लब में उसके दोस्त विलियम के डर जाने पर उसका जमकर मजाक उड़ाने लगते हैं। तेरी बात निकलने वाली थी वहाँ पर। यहीं पर सैंटियागो सबके सामने एक बड़ा सुझाव रखता है। अगर वे यह मिशन किसी एजेंसी के लिए करने के बजाय खुद अंजाम दें तो पूरा पैसा सिर्फ उन्हीं का होगा। उसकी बात सुनकर टॉम को शक हो जाता है कि सैंटियागो ने इस मिशन के लिए किसी एजेंसी को हायर ही नहीं किया है और उसका यह अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। असल में सैंटियागो ने शुरुआती छानबीन के लिए अपने दोस्तों को जो $1 लाख दिए थे, ये कहकर दिए थे कि एजेंसी उनकी पेमेंट कर रही है, लेकिन हकीकत यह थी कि वह पूरा पैसा उसने अपनी ही जेब से खर्च किया था। अब उनके सामने जिंदगी बदल देने वाला सुनहरा मौका था। 17 साल फौज में सेवा देने के बाद भी विलियम का छोटा भाई बेन मजबूरी में रेसलिंग कर रहा था। टॉम अपनी बेटी को कॉलेज तक नहीं भेज पा रहा था, जबकि फ्रैंक जैसा काबिल पायलट नशे की लत की वजह से सस्पेंड होकर बेरोजगार बैठा था। हर किसी के पास अपनी मजबूरियां थीं और यही मिशन उन सब की किस्मत बदल सकता था। आखिरकार काफी देर तक समझाने और मोटिवेट करने के बाद सभी इस खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब टॉम पूरे मिशन का ब्लूप्रिंट सबके सामने रखता है। वह बताता है कि ऑपरेशन रविवार को अंजाम दिया जाएगा। उस दिन लोरिया का पूरा परिवार चर्च जाता है और उनके घर से निकलने से लेकर वापस लौटने तक उनके पास सिर्फ 40 मिनट का समय होगा। प्लान के मुताबिक वे सबसे पहले बाउंड्री की जालियां काटकर अंदर घुसेंगे, फिर गार्ड्स को बिना शोर मचाए काबू करेंगे। इसके बाद सीधे सर्वर रूम में जाकर हार्ड ड्राइव ढूंढकर उसे नष्ट कर देंगे ताकि उनके आने का कोई भी सबूत पीछे न रह जाए। फिर वे लोरिया को खत्म करेंगे और उसकी तिजोरी का पता लगाकर उसमें भरे करोड़ों डॉलर निकालेंगे। उन पैसों को बड़े क्षमता वाले बैगों में भरकर घर से करीब आधा मील दूर खड़ी वैन तक पहुंचाना होगा। एक गाड़ी से इतना
पैसा ले जाना नामुमकिन था, इसीलिए योवाना को उस दिन 2 गाड़ियां लेकर घर के अंदर पहुंचना था। इसके बाद उन्हें एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसका इंतजाम विलियम का एक पुराना दोस्त करने वाला था, क्योंकि कार्टेल का इतना पैसा सड़क के रास्ते लेकर भागना लगभग असंभव था। हेलीकॉप्टर की मदद से वे आसपास की पहाड़ियों को पार करते हुए समुद्र किनारे पहुंचेंगे, जहां उनका जहाज पहले से उनका इंतजार कर रहा होगा। पूरा प्लान सुनने के बाद सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह समझ आ जाती हैं। अगली सुबह सैंटियागो अपने साथियों को एक गुप्त कंटेनर तक ले जाता है, जो कोलंबियाई हथियारों से भरा पड़ा था। प्लान साफ था, हमला ऐसा दिखना चाहिए कि उसे किसी स्थानीय गैंग ने अंजाम दिया हो। इसी दौरान योवाना उन्हें लोरिया के घर की रिकॉर्डिंग भी दिखाती है। वीडियो में लोरिया के पीछे नोटों के ढेर साफ दिखाई दे रहे थे। अब किसी को भी इस बात पर शक नहीं था कि घर में लोरिया भी मिलेगा और उसका बेशुमार खजाना भी। इसी बीच टॉम सैंटियागो को एक तरफ ले जाकर कहता है, अगर तुमने यह सब ड्यूटी के दौरान किया होता तो अब तक मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर चुका होता। वह अपनी मजबूरी भी बताता है कि पत्नी की कमाई और अपनी छोटी मोटी दलाली के बावजूद वह अपनी बेटी को कॉलेज तक नहीं भेज पा रहा, इसलिए वह यह मौका गंवाना नहीं चाहता। लेकिन वह सबको आगाह भी करता है कि एक बार यह गैर कानूनी काम करने के बाद उनकी पुरानी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इतना सब सुनने के बाद भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होता। आखिरकार रविवार दोपहर 3 बजे ऑपरेशन शुरू हो जाता है। लोरिया का परिवार चर्च जाने के लिए घर से निकलता है और ठीक उसी वक्त योवाना दूसरी गाड़ी लेकर गेट पर पहुंच जाती है। गार्ड उसे रोककर दूसरी गाड़ी का कारण पूछता है, लेकिन वह अपनी भाषा में उसे भरोसा दिला देती है और गार्ड उसे अंदर जाने देता है। उधर रेडियो पर टॉम की आवाज गूंजती है। बारिश की वजह से ज्यादातर गार्ड घर के अंदर होंगे। सबसे पहले बेन जाली काटकर अंदर घुसता है और उसके पीछे बाकी टीम भी दबे पांव घर में दाखिल हो जाती है। एक गार्ड को चुपचाप काबू कर बेहोश कर दिया जाता है, जबकि दूसरा आराम से फुटबॉल मैच देखने में इतना मशगूल था कि उसे भनक तक नहीं लगती। तभी विलियम किचन में एक गार्ड को बेहोश कर देता है और दोनों गार्डों के हाथ पैर केवल टाई से बांध दिए जाते हैं। अब पूरी टीम टीवी रूम की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी वह गार्ड अचानक बाहर निकल आता है। फ्रैंक उसके पैर में गोली मार देता है। गोली चलते ही साफ हो जाता है कि अब लोरिया को घुसपैठ की खबर मिल चुकी होगी। इसके बाद टीम 2 हिस्सों में बट जाती है। एक तरफ सभी लोग लोरिया को ढूंढने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ सैंटियागो सर्वर रूम में जाकर सारी हार्ड ड्राइव नष्ट कर देता है ताकि उनके आने का कोई सबूत न बचे। लेकिन पूरा घर छान मारने के बावजूद न लोरिया मिलता है और न ही उसका खजाना, जबकि जानकारी यही थी कि वह कभी घर छोड़कर बाहर नहीं जाता। धीरे धीरे सबको लगने लगता है कि शायद योवाना ने उन्हें धोखा दिया है और लोरिया पैसे लेकर पहले ही भाग चुका है। लेकिन सैंटियागो को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे ताजे पेंट की गंध आती है। बस यही सुराग टॉम के दिमाग की घंटी बजा देता है। वह तुरंत समझ जाता है कि यह पूरा घर ही एक विशाल तिजोरी है। सैंटियागो बिना देर किए दीवार तोड़ना शुरू कर देता है और अगले ही पल जो नजारा सामने आता है उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरी दीवार नोटों की गड्डियों से भरी हुई थी। वे भूखे भेड़ियों की तरह पैसों पर टूट पड़ते हैं। जितनी दीवार तोड़ते उतनी ही नई गड्डियां निकल आती। देखते ही देखते सारे बैग भर जाते हैं। जब बैग कम पड़ने लगते हैं तो वे घर में पड़े दूसरे बैग भी उठाकर उन्हें भी नोटों से ठूंसना शुरू कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरी वैन पैसों से भर जाती है। लेकिन तभी फ्रैंक को एक और दीवार के पीछे नोटों का जखीरा मिल जाता है। समय लगभग खत्म हो चुका था, फिर भी टॉम का लालच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वह बार बार कहता रहा कि बस थोड़ा और पैसा निकाल लेते हैं। तभी सैंटियागो फैसला करता है कि आखिरी बार लोरिया को ढूंढते हैं, फिर पूरे घर में आग लगाकर निकल जाएंगे। दोनों पूरे घर में पेट्रोल छिड़कते हुए उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। जैसे ही टॉम आग लगाने की बात करता है, अलमारी के पीछे बने गुप्त कमरे का दरवाजा खुलता है और लोरिया अचानक उन पर गोलियां बरसा देता है। पहली ही गोली विलियम के पेट में जा लगती है। जवाबी फायरिंग में लोरिया के सीने में गोली लगती है और अगले ही पल सैंटियागो अंदर घुसकर उसका काम तमाम कर देता है। टीम तुरंत विलियम की मरहम पट्टी करती है और निकलने की तैयारी करती है। लेकिन तभी सबसे बड़ा झटका लगता है। लोरिया का परिवार तय समय से पहले ही वापस लौट आता है। उधर गोलियों की आवाज सुनकर गार्ड भी तेजी से घर की ओर बढ़ रहे थे। सैंटियागो कहता है कि विलियम घायल है, इसलिए हर आदमी सिर्फ एक एक बैग उठाकर पीछे के रास्ते से निकल जाए। लेकिन टॉम अब भी करोड़ों डॉलर छोड़ने को तैयार नहीं होता। वह आदेश देता है कि सभी एक दूसरे को कवर देंगे, सामने आने वाले हर गार्ड को खत्म करेंगे, पूरे घर को आग लगा देंगे और एक भी डॉलर पीछे छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके बाद पूरी टीम अपनी अपनी पोजीशन ले लेती है। जैसे ही 2 गार्ड हॉल में घुसते हैं, उन्हें तुरंत मार गिराया जाता है। अगले ही पल फ्रैंक तीसरे गार्ड को भी ढेर कर देता है, जबकि चौथा सैंटियागो के हाथों मारा जाता है। टॉम के आदेश पर बेन और उसका भाई मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं और वहां तैनात गार्डों को खत्म कर देते हैं। इसी बीच फ्रैंक बंधकों को भी मार देता है। तभी पीछे के रास्ते से घुसने की कोशिश कर रहा एक और गार्ड टॉम की गोली का शिकार बन जाता है। इसके बाद जो वैन गार्ड लेकर आई थी, उसमें भी नोटों से भरे बैग ठूंस दिए जाते हैं। जैसे ही पूरा रास्ता साफ हो जाता है, टॉम पूरे घर में आग लगा देता है। लेकिन तभी सैंटियागो जैसे ही बाहर निकलता है,
एक और वैन भरकर गार्ड वहां पहुंच जाते हैं। बिना एक पल गंवाए सैंटियागो उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देता है और उन्हें वहीं ढेर कर देता है। इसके बाद पूरी टीम पैसों से लदी दोनों वैन लेकर वहां से फरार हो जाती है। रास्ते में उन्हें मार्टिन लोरिया का परिवार घर की ओर लौटता हुआ दिखाई देता है। हालांकि कोई उन पर हमला नहीं करता। ये बात बेन को खटकती है क्योंकि उनका नियम था कि किसी भी मिशन में पीछे न कोई सबूत छोड़ा जाता है और न कोई गवाह। लेकिन इस बार टॉम किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाना चाहता था। योजना के मुताबिक वे जंगल के रास्ते तय ठिकाने पर पहुंचते हैं जहां योवाना और उसका भाई पहले से सैंटियागो का इंतजार कर रहे थे। यहीं विलियम के दोस्त से हेलीकॉप्टर की डील होनी थी। इंतजार के दौरान फ्रैंक सभी बैगों का वजन करता है क्योंकि हेलीकॉप्टर अपनी अधिकतम क्षमता से ज्यादा वजन नहीं उठा सकता था। कुछ देर बाद विलियम का दोस्त अपने निजी जेट से वहां पहुंचता है। तय समझौते के मुताबिक उसे पैसे दिए जाते हैं और वह तुरंत अपने आदमी को हेलीकॉप्टर लेकर आने का आदेश देता है। हेलीकॉप्टर उतरते ही वह खुद अपने जेट से वापस लौट जाता है। अब असली समस्या सामने आती है। बैग इतने ज्यादा थे कि सारे कार्गो नेट में नहीं समा रहे थे, इसलिए कई बैग हेलीकॉप्टर के केबिन के अंदर भी रखने पड़े। कुल वजन करीब 3000 किलो था, जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ डॉलर यानी करीब 2100 करोड़ रुपए बैठती थी। इतनी बड़ी रकम का आंकड़ा सुनते ही बेन खुशी से झूम उठता है। वह कहता है कि अब उसे अपनी सपनों की फेरारी खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसी वक्त एक नई मुश्किल सामने आ जाती है। हेलीकॉप्टर अधिकतम 2000 फीट तक ही 3000 किलो वजन सुरक्षित उठा सकता था, जबकि उन्हें एंडीज पर्वतमाला की ऊंची चोटियों को पार करना था। इतना वजन लेकर उड़ान भरना बेहद जोखिम भरा था। इसके बावजूद टॉम एक भी डॉलर पीछे छोड़ने को तैयार नहीं होता। आखिरकार पूरा पैसा हेलीकॉप्टर में लादा जाता है और वे उड़ान भर देते हैं। शाम तक वे योवाना और उसके भाई को बॉर्डर के उस पार पेरू में उतार देते हैं, जहां से उन्हें ऑस्ट्रेलिया भागना था। लेकिन पैसों से भरा बैग सौंपने से पहले टॉम उससे आखिरी बार पूछताछ करता है। वह जानना चाहता था कि क्या वह टीम के किसी सदस्य का असली नाम जानती है, क्योंकि वही कार्टेल और उनके बीच की इकलौती कड़ी थी। योवाना साफ साफ कहती है कि वह उनमें से किसी का असली नाम नहीं जानती। यहाँ तक कि सैंटियागो, जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसने भी कभी अपनी असली पहचान उससे साझा नहीं की। जब टॉम पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है, तब वह दोनों को उनका हिस्सा देकर वहाँ से जाने देता है। यहीं योवाना एक और चौंकाने वाला सच बताती है। वह कहती है कि यह सारा पैसा सिर्फ लोरिया का नहीं था, इसमें कई बड़े और खतरनाक लोगों का भी हिस्सा है। अब वे सभी लोग इन्हें ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। फ्रैंक उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है, उन लोगों की चिंता मत करो, मैं उनसे निपट लूंगा, लेकिन तुम वहीं जाना जहां मैंने बताया है। अगर तुमने रास्ता बदला तो वे तुम्हें ढूंढकर मार डालेंगे। अंत में योवाना भावुक हो जाती है। उसे एहसास था कि आज के बाद शायद वह सैंटियागो से कभी संपर्क नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ टॉम के मन में एक अलग ही चिंता चल रही थी। उसे लग रहा था कि योवाना और उसके भाई को जिंदा छोड़कर वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हालांकि किसी ने भी इस मुद्दे पर बहस नहीं की। अगली सुबह वे दोबारा उड़ान भरते हैं और कुछ ही समय में एंडीज पर्वतमाला के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही फ्रैंक हेलीकॉप्टर को और ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करता है, कॉकपिट में चेतावनी की लाइट जल उठती है। वजन कम करने के लिए वह तुरंत 5 बैग नीचे फेंकने का आदेश देता है। कुछ पल के लिए लगता है कि अब वे पहाड़ पार कर लेंगे, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर का एक गियर बॉक्स जवाब दे देता है। मशीन तेजी से नीचे गिरने लगती है। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी तरह इमरजेंसी लैंडिंग की जाए। उन्हें याद आता है कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक खुला मैदान है। फ्रैंक पूरी ताकत लगाकर हेलीकॉप्टर को उसी दिशा में मोड़ देता है, लेकिन वह जानता था कि नीचे लटके पैसों के जाल को गिराए बिना सुरक्षित लैंडिंग नामुमकिन है। वे कार्गो रिलीज का लीवर खींचते हैं, मगर नेट नहीं खुलता। तब फ्रैंक बताता है कि कार्गो हुक पर मैनुअल ओवरराइड भी लगा हुआ है। अपनी जान जोखिम में डालकर बेन हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता है और किसी तरह जाल खोल देता है। करोड़ों डॉलर से भरा नेट नीचे गिर जाता है, लेकिन अब खुद बेन हवा में लटक जाता है। उसे वापस ऊपर खींचना लगभग असंभव था। जैसे ही हेलीकॉप्टर पूरी तरह नियंत्रण खोने लगता है, बेन नीचे छलांग लगा देता है। अगले ही पल हेलीकॉप्टर की भयानक क्रैश लैंडिंग होती है। चमत्कारिक रूप से सभी जिंदा बच जाते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मुसीबत अब शुरू होती है। आसपास के गांव के लोग सबसे पहले पैसों से भरे बैगों की तरफ बढ़ रहे थे। टॉम तुरंत आदेश देता है कि अब सारा पैसा पैदल ही पहाड़ों के रास्ते समुद्र तट तक ले जाना होगा। उससे पहले गांव वालों को शक नहीं होना चाहिए। टॉम और सैंटियागो गांव वालों से बात करने आगे बढ़ते हैं, जबकि बाकी लोग दूर से उन पर नजर रखते हैं। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सारे रेडियो खराब हो चुके थे, इसलिए अब उन्हें सिर्फ इशारों से ही एक दूसरे से संपर्क करना था। शुरुआत में सब सामान्य चलता है, लेकिन तभी एक ग्रामीण बैग खोलकर नोटों की गड्डियां देख लेता है। हालात बिगड़ते देख टॉम हथियार निकालता है और ताबड़तोड़ 3-4 लोगों को गोली मार देता है। फ्रैंक भी कवर फायर देते हुए एक और हमलावर को ढेर कर देता है। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद टॉम आदेश देता है कि सारे बैग खच्चरों पर लाद दिए जाएं और जितनी जल्दी
जल्दी हो सके यहाँ से निकल लिया जाए। हालांकि जाते जाते वे गांव के हर परिवार के लिए लगभग 10-10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर छोड़ जाते हैं। करीब 12 किलोमीटर जंगल पार करने के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। सैंटियागो नक्शा देखकर बताता है कि समुद्र तट तक पहुंचने में अभी कम से कम 2 दिन और लगेंगे। बारिश रुकते ही उनका सफर फिर शुरू हो जाता है। नदी पार करने के बाद वे एक बेहद खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर पहुंचते हैं, जिसका इस्तेमाल कभी तस्कर किया करते थे। फ्रैंक सबसे पीछे चल रहा था कि अचानक रास्ता धंस जाता है। उसका खच्चर गहरी खाई में गिर पड़ता है और उसके साथ करोड़ों रुपए भी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। किसी तरह उस रास्ते को पार करने के बाद वे 30 फीट गहरी खाई के सामने आकर रुक जाते हैं। यहाँ से खच्चरों को ऊपर चढ़ाना असंभव था। मजबूर होकर वे सभी खच्चरों को आजाद कर देते हैं और रस्सियों की मदद से एक एक बैग ऊपर खींचते हैं। थकान इतनी ज्यादा थी कि वे वहीं चट्टानों का सहारा लेकर आराम करने लगते हैं। शाम ढलते ही पहाड़ों की ठंड असहनीय हो जाती है। तब बेन मजबूरी में नोटों की गड्डियां जलाकर आग सेंकने लगता है। वैसे भी उनके पास इतने लोग नहीं थे कि सारा पैसा साथ लेकर जा सकें। अगली सुबह वे बैगों को हाथों हाथ आगे बढ़ाते हुए सफर जारी रखते हैं। तभी अचानक उन पर गोलियां चलने लगती हैं। पहली गोली बेन के कंधे में लगती है और पूरी टीम तुरंत मोर्चा संभाल लेती है। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि एक शूटर पहाड़ी की चोटी से उन पर निशाना साध रहा है। योजना बनती है कि सैंटियागो पीछे से घूमकर शूटर तक पहुंचेगा, जबकि बाकी लोग लगातार फायरिंग करके उसका ध्यान भटकाए रखेंगे। सैंटियागो चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। इसी दौरान टॉम एक शूटर को देख लेता है और उसे मार गिराता है, लेकिन उसकी पोजीशन उजागर होते ही दूसरा शूटर उसे सीधा हेडशॉट मार देता है। वह कोई पेशेवर स्नाइपर नहीं, बल्कि गांव का वही लड़का था जिसकी 10 नंबर की जर्सी थी। टॉम ने गांव में उसके पिता को गोली मार दी थी और अब वह उसी का बदला लेने आया था। हालांकि कुछ ही सेकंड बाद सैंटियागो पीछे से पहुंचकर उसे भी मार गिराता है। टॉम की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बावजूद सैंटियागो हार मानने को तैयार नहीं होता। वह साफ कहता है, टॉम यहाँ अपने परिवार का भविष्य बदलने आया था। इन पैसों पर सबसे पहला हक उसके परिवार का है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं टॉम की बॉडी और उसका हिस्सा उसके परिवार तक जरूर पहुंचाऊंगा। इसके बाद उनका कठिन सफर फिर शुरू हो जाता है। कुछ दिन में वे बंदरगाह से लगभग 30 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं, लेकिन तय समय से पूरे 5 दिन देर हो चुके थे। ये पता लगाने के लिए कि उनका आदमी अब भी बंदरगाह पर इंतजार कर रहा है या नहीं, बेन अकेले आगे निकल जाता है। अगली सुबह वह अच्छी खबर लेकर लौटता है। उनका संपर्क अब भी वहीं मौजूद था और बेन उसे आधा पैसा पहले ही सौंप चुका था, लेकिन साथ ही वह एक बुरी खबर भी देता है। बंदरगाह पर मार्टिन लोरिया के लगभग 20 हथियारबंद आदमी उनकी तलाश में छानबीन कर रहे थे। सैंटियागो ने तय कर लिया कि आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उन लोगों को खत्म करना, क्योंकि 100 से ज्यादा बैग लेकर छिपते हुए निकलना नामुमकिन था। लेकिन बेन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। उसने बताया कि उस गिरोह में ज्यादातर 17-18 साल के लड़के हैं। बेन की बात सुनकर सैंटियागो भी सोच में पड़ जाता है। आखिरकार वे फैसला करते हैं कि इस वक्त सबसे जरूरी टॉम की बॉडी को उसके परिवार तक पहुंचाना है। इसलिए वे बिना किसी को मारे कुछ बैग और टॉम की बॉडी लेकर अंधेरे में चुपचाप निकल जाएंगे। यहीं पास में एक गहरी खाई थी। वे बाकी पैसों से भरे बैग उसी खाई में फेंक देते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि ठंड बढ़ते ही बर्फबारी होगी और पूरी खाई बर्फ से ढक जाएगी, जिससे किसी को उन पैसों का पता नहीं चलेगा। इसके बाद वे चारों पिट्ठू बैगों में पैसे और टॉम की बॉडी लेकर आगे बढ़ जाते हैं। पूरी रात सफर करने के बाद भोर होते होते वे बंदरगाह के करीब पहुंच जाते हैं। वहाँ जोर शोर से पार्टी चल रही थी। बेन चुपके से पानी में उतरकर तैरते हुए अपने आदमी तक पहुंचता है। पता चलता है कि उनकी बोट 1 मील आगे खड़ी है। चाबी लेकर बेन तुरंत उसकी ओर निकल जाता है। इधर बाकी लोग एक गार्ड के सामने आ जाते हैं, जिसकी उम्र मुश्किल से 17-18 साल थी। दोनों तरफ बंदूकें तन चुकी थीं। सैंटियागो उसे समझाता है कि वे चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन लड़का बैग के बारे में पूछने लगता है और तुरंत रेडियो पर अपने बॉस को खबर कर देता है। मौका देखकर सैंटियागो उसे दबोच लेता है, उसके हाथ पैर बांध देता है और उसकी गाड़ी लेकर निकल जाता है। जाते जाते वह उसके लिए नोटों की एक गड्डी भी छोड़ देता है। आगे रास्ते में उनकी बाकी लोगों से भी भिड़ंत हो जाती। किसी तरह उनसे बचते बचाते वे बोट तक पहुंच जाते हैं। वहां से बोट लेकर वे इस देश से हमेशा के लिए निकल जाते हैं। आखिर में जो भी पैसा उनके पास बचा था, वह सभी लोग टॉम की पत्नी के पब्लिक फंड में जमा करवा देते हैं। यानी इतने बड़े मिशन के बाद भी उनके हाथ एक फूटी कौड़ी नहीं लगी। लेकिन जाते जाते विलियम सैंटियागो को एक पर्ची थमा देता है। उस पर उस खाई की सटीक लोकेशन लिखी होती है, जहां उन्होंने पैसों से भरे लगभग 100 बैग फेंके थे। दोस्तों, आपको एलेक्स की वॉइस ओवर कैसी लगी? क्या यही आवाज सुनना पसंद करेंगे या पुरानी बरन वाली? कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।